जिनके ऑफिस 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 है। हाँ, ऑफिस है जी। अच्छा, मैं रेजिडेंस में, कोई बात नहीं, एक ही बात है। हाँ। आदरणीय श्री भारत भूषण बत्रा जी, हमारी बहन सीनियर लीडर हमारी शकुंतला खट्टक जी, पंडित चक्रवर्ती शर्मा जी, जयदीप जी, मेरे प्रेस के सभी साथियों, एक सबसे पहले मैं आपको बहुत शुभकामनाएं बधाई दूंगा। आज बैसाखी है 13 अप्रैल का, जहाँ ये हमारी खुशियों का भी त्यौहार है। साथ ही आज के दिन ही जलियांवाला बाग में बहुत बड़ा ब्रिटिश हुकूमत में हत्याकांड हुआ था। उस समय जो लोग उस हत्याकांड के शिकार हुए उनको भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। और कल भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के कृतित्व पर, उनके व्यक्तित्व पर जो सोनीपत में एक बड़ी रैली रखी गई है, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जय भारत सत्याग्रह और संविधान बचाओ रैली का नाम से ये रैली होने जा रही है। कि जो आज जो वर्तमान जो परिस्थितियां पूरे देश में बनी हुई हैं, कि अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, आज जो संविधान खतरे में है, जो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं जो खड़ी की गई थी संविधान को बचाने के लिए, आज उनके ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इन सब चीज़ों पर व्यापक विचार विमर्श करने के लिए कल की ये जयंती ये सोनीपत में मनाई जा रही है हमारी पार्टी की तरफ से। तो उसके लिए हम सब आज यहाँ रोहतक में, कल सुबह रोहतक में भी हम सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे। यहाँ पर बाबा साहब के प्रति उनकी जो 132वें जन्म जयंती समारोह में हिस्सा लेकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनके बारे में कुछ बातें करके फिर हम सोनीपत के लिए रवाना होंगे। सोनीपत में बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इन कार्यक्रमों को अच्छे तरह से आप लोगों के बीच में लेकर के जाएं। और आज तो हम विधायक जी के निमंत्रण पर यहाँ पर डिनर पे इकट्ठे हुए हैं आप सब लोग, तो उसके लिए मुझे भी मौका मिला आपके बीच में आने का। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बत्रा जी का, कि उनके मेज़बानी में आज हमें यहाँ मौका मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न मेरे से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और डिनर पे हमने बड़ा जो है ये फैसला किया है बत्रा साहब ने और अपने, कि जो आपकी जो डिनर के बाद में जो आपको स्वीट डिश दी जाएगी वो बहुत ही मीठी दी जाएगी, ताकि आपकी भी कलम में मिठास हमारे लिए जो है आने वाले समय में तो बढ़िया स्वीट डिश का ये हमारा जो है लक्ष्य है। अध्यक्ष जी, बार बार किसी संगठन की बातें आती है कि बहुत देरी हो रही है, क्या कहाँ पे मामला फंसा हुआ क्या? देखो, कई परिस्थितियाँ होती हैं। संगठन में बहुत पुराना हमारा हरियाणा का रुका हुआ था, लेकिन अब वो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हमारे पीआरओ डीआरओ के माध्यम से, बीआरओ के माध्यम से सारी चुनावी प्रक्रिया हो चुकी। हमारा जो पीसीसी डेलीगेट्स की तरफ से हमने कांग्रेस प्रेसिडेंट को ऑथराइज़ किया, हमारा प्रदेश इलेक्शन कमेटी के लिए, प्रदेश एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, वाइस प्रेसिडेंट ट्रेजरार के लिए, एआईसीसी मेंबर्स के लिए। वो एआईसीसी मेंबर्स तो लिस्ट वो सूची आ गई, बाकी ये सूची जो है वो कभी भी किसी समय प्रकाशित हो सकती है। बीच में कई तरह के अवरोध आए। पहले तो उदयपुर संकल्प शिविर आ गया था, वहाँ पे सभी व्यस्त हो गए थे। उसके बाद राहुल जी का आपको पता है कि किस तरह से ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग चल रहा था, सोनिया जी को भी राहुल जी को भी बार बार जो जिस तरह से परेशान किया जा रहा था उसमें थे। फिर उसके बाद में अभी ये कर्नाटक का चुनाव भी है, एआईसीसी का अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हुआ, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कांग्रेस पार्टी के। तो ये सब चीज़ को लेकर के थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन जो हमारी तरफ से, जो प्रदेश की तरफ से जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो सारी पूरी अपनी तरफ से पूरी है
किसी भी समय सूची जारी हो सकती है। एक मिनट देवेंद्र जी, देवेंद्र जी एक सेकंड। अंकल आप बोलेंगे? हैं? हाँ देवेंद्र जी, आप जी आयोग चौधरी ने कहा है कि अगर अकेले चलेंगे तो एक अकेले एक रहेंगे, आ जाओ, आ जाओ इधर। चलेंगे तो गवर्नमेंट बना लेंगे। देखो, ऐसा करण चौधरी आ जाओ हमारे इधर। वरिष्ठ नेत्री हैं, मैं उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम सब मिल करके, कांग्रेस आज एकजुट है और सभी मिल करके हम काम कर रहे हैं। अब वो अपने तरीके से कर रही होंगी, वो उन्हीं को पता होगा। बाकी हम हर जगह उनको हर मीटिंग में इनवाइट करते हैं। अब उनके मन में क्या है वही है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। नहीं, अध्यक्ष का वो हमारे उससे परवी से बाहर है, AICC मेंबर भी है। कोई उसके बारे में कोई भी पूछताछ कर सकते हैं तो हमारे AICC वाले ही पूछ सकते हैं, वो PCC के उसमें नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, हरियाणा में काफ़ी समय दिया, 2 फेज में हरियाणा में जो उनकी यात्रा आई, तो कितना प्रभाव मानते हैं उस यात्रा का? आप देख रहे हैं कि कितना अभूतपूर्व लोगों के अंदर जो उत्साह और उमंग जो देखने को मिला और जो जन समर्थन मिला। आपने कोई दिन में रैली देखी होगी, शाम की देखी होगी, कुर्सियों पर देखी होगी, खड़ी देखी होगी, लेकिन सुबह 2 डिग्री टेम्परेचर में और कोहरे के अंदर जो हरियाणा के वासियों ने और मेवात के बॉर्डर पर, राजस्थान के बॉर्डर पर रैली करके दिखाई। और उसके बाद में पानीपत में जो सारे रिकॉर्ड टूट गए, जो भारी जन समर्थन मिला सभी से, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, इधर को हमारे पानीपत में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, अम्बाला में, जो अभूतपूर्व जन समर्थन, सारा जो लोग जो सड़कों पर आए, मैं समझता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत ये पूरे देश में सभी और दूसरे प्रदेशों से हरियाणा का बेहतरीन जो रिस्पॉन्स मिला राहुल जी की यात्रा को, जनता का बहुत भारी जन समर्थन मिला। अच्छा, उसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी पर उनकी जो संसदीय सदस्यता है रद्द की गई और उसके बाद जो सजा भी हुई, तो क्या उसका प्रभाव उनकी यात्रा पे, जिस तरह से यात्रा से आप कह रहे जन समर्थन मिला था, तो क्या कुछ प्रभाव मानते हैं? ये उस यात्रा से, उनकी लोकप्रियता से ये घबरा गई सरकार और ये तरह तरह की साजिशें रचने लगी। और ये संयोग है या प्रयोग है, ये इस बात से जाना जा सकता है कि 7 फरवरी को आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो लोकसभा में और राज्यसभा में अगले दिन हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने जो एक एक करके जो कलई खोलने का जो काम किया भ्रष्टाचार का, अदानी जी का, और जो अदानी जी के साथ जो मौजूदा सरकार के जो संबंध हैं उनके बारे में सीधे सीधे प्रश्न पूछे। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में विपक्ष कोई आवाज़ उठाता है तो सत्ता पक्ष उसका अपने तर्कों से जवाब देता है। अगर उसके पास कोई जवाब नहीं है तो वो चुप साइलेंट हो जाता है। लेकिन ये कभी भी नहीं हुआ कि विपक्ष की आवाज़ को बंद करने के लिए उसके स्पीच को ही एक्सपंज कर दिया जाए, जब तक कि उसके स्पीच में कोई अमर्यादित भाषा ना हो, कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। उन्होंने पूरा सटीक सवाल पूछे और वो आज भी उसी चीज़ पर अड़िग हैं। और वो इनको बताना पड़ेगा कि भाई वो 20,000 करोड़ का काला धन किसका है। उनसे पूछा कि भाई 609 से दूसरे नंबर पर पहुंचा, जो आज जो है जो उनका 9.5 लाख करोड़ का रह गया, जो 21 लाख रुपए से, उसमें जो हमारे LIC का जो 44,000 करोड़ रुपये फंस रहा है, 82,000 करोड़ रुपये नेशनलाइज्ड बैंक का, हमारे स्टेट बैंक और दूसरे नेशनलाइज्ड बैंकों का वो फंसा हुआ है। तो क्या ये प्रश्न पूछना गलत है? अगर उसमें कोई, क्या ये तो पूछना पड़ेगा कि भाई अदानी से क्या संबंध है। अब हमारे हरियाणा का ही ले लो। हरियाणा में आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जब सरकार थी तो अगस्त 2010 में अदानी पावर के साथ में एक समझौता किया गया था और उस समझौते के मुताबिक 2 रुपये 94 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से निरंतर 1424 मेगावाट प्रतिदिन 25 वर्ष तक 2035 तक वो समझौता लागू था। तो ये सरकार को बताना चाहिए कि वो समझौता कैसे टूटा। आखिर अदानी पावर के सामने भाजपा सरकार ने, खट्टर सरकार ने क्यों सरेंडर कर दिया?
आज जो अचानक जो बिजली बंद की अदानी पावर ने, उसकी वजह से पूरे हरियाणा में बिजली की त्राही त्राही मच गई थी और इस सरकार को 7 रुपये से 12 रुपये तक बिजली उसकी पूर्ति के लिए खरीदनी पड़ी थी, जिसके वजह से जो हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने 1144 करोड़ रुपए की देनदारी अदानी की तरफ निकाली थी। तो वो अदानी से वसूले थे या उनको कैबिनेट की मीटिंग बुला करके प्लेट में रख करके सजा करके 1144 करोड़ रुपए किस तरह से अदानी पावर को दे दिए? क्या वो 1144 करोड़ रुपए भाजपा का फंड था? इस प्रदेश की जनता का था। और उसी समझौते में जो नया समझौता किया, जो 1424 मेगावाट का जो समझौता था, वो 1200 मेगावाट पे कर दिया। जो 2 रुपये 94 पैसे प्रति यूनिट था, वो 3 रुपये 20 पैसे प्रति यूनिट कर दिया। इनको ये भी बताना चाहिए कि जो 224 मेगावाट जो सरेंडर किए, उससे हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता को कितना उससे भारी नुकसान हुआ और 3 रुपये 20 पैसा करने से कितना नुकसान हुआ, उसका भी जनता के सामने खुलासा करना चाहिए। आखिर अदानी से ये बीजेपी का ये किस तरह से उससे डरते हैं, ये इस बात का प्रतीक है। अच्छा, 2014 दीपेंद्र जी, जिस तरह से संसद में विपक्ष का तो होता है कि अपनी आवाज़ उठाए, लोगों की आवाज़ उठाए, समस्या बताए, लेकिन इतिहास में पहली बार देखा गया है कि सत्ताधारी पार्टी संसद नहीं चलती। तो मैंने बताई अभी बात, सही बात है। पहली बार ऐसा रहा कि भाजपा ने संसद नहीं चलने दी। ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो भाजपा की सरकार की कार्यशैली है देश में आज के दिन, जिसमें वो चुने हुए जनप्रतिनिधियों या लोकतांत्रिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक आदर्शों, मूल्यों को ज़्यादा मानते हुए सरकार नहीं चला रही, तो वो तो प्रदर्शित होता है, उनकी सोच है। अच्छा, आज जिस तरह से यूपी के अंदर 2 एनकाउंटर हुए, इस एनकाउंटर को लेकर सपा के जो वरिष्ठ नेता हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने 10 दिन पहले ये कह दिया था कि यूपी जो सरकार है वो अतीक के बेटे का मर्डर करेगी। क्या लगता है इसमें भाई मैं ये तो यूपी के इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद आपको जवाब देंगे। क्या यूपी सरकार जो है इसको चुनाव में, ये पूरी जानकारी भाई उत्तर प्रदेश में जो है क्या क्या हो रहा है उतनी बारीक नज़र हम नहीं रख पा रहे, जितना आप रख पा रहे हैं। देवेंद्र जी, हम पूरी जानकारी लेके बताएंगे आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था मेट्रो लाने का रोहतक तक, ये एक इसमें मेट्रो वाले में मैं कहना चाहूँगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, अभी 2 प्रश्न लगे इस सेशन में, एक विधानसभा में लगा, जयवीर वाल्मीकि जी ने लगाया, और दूसरा संसद में मैंने लगाया, पार्लियामेंट में, मेट्रो को लेकर। जयवीर वाल्मीकि जी के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया कि 81 किलोमीटर मेट्रो हरियाणा के अंदर 4 शहरों को जोड़ती हुई गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ 2014 से पहले 81 किलोमीटर और 2014 से लेकर और 2023 तक, ये प्रश्न है जो आपने सही कहा। 1 इंच भी नई मेट्रो लाइन मंजूर नहीं हुई, 1 इंच भी। कहाँ 81 किलोमीटर मेट्रो, जिसमें आधा पैसा हरियाणा सरकार देती थी, आधा केंद्र सरकार देती थी, और कहाँ 1 इंच भी मेट्रो की एक खंभा भी नया आगे नहीं हुआ, पहला। दूसरा, मैंने जो प्रश्न लगाया केंद्र सरकार से, उसमें ये बताया गया कि दिल्ली से बाहर मेट्रो के एक्सपेंशन के लिए पिछले 3-4 वर्ष में, 3-4 वित्तीय वर्ष होता है वो 4 मानो आप, पिछले 4 साल के अंदर लगभग 19,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है, और वो सारा का सारा केवल यूपी में लगा है। यानी कि उन्हें केंद्र सरकार ने जवाब ये दिया कि हरियाणा सरकार ने कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। मतलब 19,000 करोड़ रुपए मेट्रो एक्सपेंशन, नोएडा से ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से जो है जेवर अपना इधर ये दादरी, उस तरफ की यूपी वाली दादरी, चारों तरफ मेट्रो ग्रेटर, और यहाँ 9 साल से 1 इंच भी मेट्रो का प्रस्ताव नहीं भेजा। हम मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसा प्रदेश के विकास को लेकर उनकी इतनी जो है इतनी कम रुचि क्यों है। दूसरा, मेट्रो के साथ जुड़ा हुआ एक था RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। 4 RRTS एक साथ मंजूर हुए थे, दिल्ली से पानीपत,
दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से अलवर और दिल्ली से वाया रोहतक हिसार, क्योंकि हिसार एनसीआर काउंटर मैग्नेट टाउन था। लगभग 26-27 हज़ार करोड़ की लागत से दिल्ली से मेरठ काम पूरा हो गया, उसका उद्घाटन हो गया, ट्रायल रन चल रहा है। दिल्ली से मेरठ वो मेट्रो ही है, RRTS जो मेट्रो को आगे कनेक्टिविटी करती है, वो आगे शहर से बाहर और तेज स्पीड से बाहर दौड़ती है, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम आप देखने जाओ। जबकि मेरठ दिल्ली से ज़्यादा दूर है, रोहतक दौर नज़दीक है, यहाँ नहीं थी। प्रश्न ये बनता है 9 साल के बाद कि वो आज तक वो मेट्रो खा गई। और मैं सवाल ये बनता है कि हमारा तो पैसा लग रहा था ये मेट्रो में, जब हमारी सरकार थी तो इन्वेस्टमेंट हो रही थी हज़ारों करोड़ की, मेट्रो की हज़ारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट। 4 थर्मल के कारखाने लगे उस समय, परमाणु का कारखाना हरियाणा के अंदर, ये विश्वविद्यालय बने। इनके समय कोई काम हुआ नहीं, मगर कर्जा हो गया 3 लाख करोड़। ये प्रश्न उठता। तो मेट्रो का आपने जो सवाल पूछा कि भाई बड़े दुख की बात है, ये 2 प्रश्न लगे थे। मैं प्रश्नों का आपको जानकारी बता दूं, एक मैंने लगाया था और एक जयवीर वाल्मीकि जी ने लगाया था। दोनों का आप उत्तर देख लो। 1 इंच मेट्रो नहीं 9 साल में, और 3-4 साल में केंद्र सरकार ने 19,000 करोड़ दिया है, और वो 19,000 करोड़ केवल यूपी में मेट्रो एक्सपेंशन के जा रहा है, क्योंकि यहाँ से प्रस्ताव ही नहीं भेज रहे। लेकिन भाजपा के सांसद तो दावा कर रहे थे कि सेकंड टर्म के अंदर कंप्लीट कर देंगे। नहीं, वो मेट्रो तो छोड़ो, आप महम की रेल देखो, आप रोहतक महम झांसी रेल की लाइन, जिसका फाउंडेशन स्टोन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रखा 2013 में झांसी में फाउंडेशन स्टोन, और रोहतक के रेलवे बाईपास का फाउंडेशन भी उन्होंने रखा। अगर खड़गे जी आएंगे तो उनको वो जब देखेंगे कि रोहतक में बाईपास का क्या हुआ, जिसका फाउंडेशन स्टोन वो रख के गए थे 2013 में, उनको देख के एक बार तो समझ में नहीं आएगी कि भाई ये मैं रख के तो गया था, इन्होंने कराया तो था कि देश का पहला रेलवे बाईपास था, कि अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त एक सड़क डेवलपमेंट हो, जो है मॉल रोड के रूप में। आपको याद होगा कि हमारी वो था प्रोजेक्ट। तो मगर आपने देखा कि भाई वो ना तो भाई वो हुआ, जब रेल की लाइन ही नहीं बिछी, मेट्रो की तो दूर की बात है। आज तक महम की रेल की लाइन, आप मैं पूछना चाहता हूँ, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हमारे समय में विदिन 4 साल रोहतक झज्जर रेवाड़ी रेल की लाइन बनकर तैयार हो गई थी कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। फाउंडेशन भी रखा लालू प्रसाद जी ने, और उसका इनॉग्रेशन भी किया। हमारे समय जींद गोहाना सोनीपत रेल की लाइन तैयार हो गई थी, और रोहतक महम झांसी इस रेल की लाइन का काम शुरू हो गया था। वो जो काम शुरू हो गया था, 25% काम का पूरा शुरू हो गया था, वही पूरा नहीं कर पाए। बुलेट ट्रेन की बात 9 साल में कर रहे हैं, 21 रफ्तार से विकास दौड़ रहा है। आप हम रेल की लाइन की कितने किलोमीटर बिछे वो बता दो, मेट्रो की लाइन कितने किलोमीटर बिछी वो बताओ, आप रफ्तार किस तेज से दौड़ रहा है, तो आपके सामने दीपेंद्र जी ये प्रश्न है। लोकसभा चुनाव 2014 में तो ये मेट्रो वाला जो है ना, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि 2 हमने क्वेश्चन लगाए थे इस बार। 2014 में हरियाणा पर 71,000 करोड़ रुपए कर्जा था, आज बढ़कर 3 लाख रुपए से 3 लाख से अधिक ज्यादा हो गया कर्जा। कहाँ गया इतना पैसा? तो बता ही नहीं कहाँ गया। कर्जा तो 4,23,000 पे वो कहाँ गया बताओ। तब तो नहीं, कर्जा देखो, इसमें क्या है कि अब कह रहे हैं महंगाई हुई कम, क्योंकि बीजेपी में है दम, तो तेरे आपका जो सिलेंडर है वो 400 से कम आ रहा होगा, कहीं तो जा रहा होगा। कारण क्या रहा जी, इतना पैसा कोई प्रोजेक्ट तो पैसा कोई भ्रष्टाचार भाई, भ्रष्टाचार। दादा गौतम क्या कह रहे हैं? दादा गौतम कह रहे हैं खोपर एकला ही जीवन लग रहा है। वो क्या जीम रहा है? लेकिन उनकी तो सर 1 करोड़ नहीं क्या वो मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये प्रश्न चिन्ह है। वो खोपर एकला तो जीम रहा है, लेकिन वो खोपर एकला क्या जीम रहा है? वो ये जो है, ये अपना जो विकास का पैसा है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। हरियाणा के अंदर खुली लूट है। ये स्थिति तो बीजेपी वालों से पूछना क्वेश्चन सारा माइनिंग का घोटाला, शराब का घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, और जो आप बोल रहे हो ना, इन्होंने गुड़गांव में एक औद्योगिक उनका NRIs का मेला लगाया था जो, और हाँ, तो वहाँ पे इन्होंने करीब 200 करोड़ रुपए आप भगत पे खर्च कर दिए थे। NRIs के लीला होटल में इंतजाम करवाया था।
6,19,000 करोड़ का निवेश की बात करी थी इन्होंने, 407 MOU सिग्नेचर की बात करी थी, लेकिन उन बातों को 7 साल हो गए, रिजल्ट जीरो। इन पर कोई विश्वास ही नहीं करता। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे पूरी तरह से सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में सबसे नीचे से नंबर 1 पे लॉ एंड ऑर्डर में सबसे नीचे, और बेरोजगारी में सबसे नीचे। और एजुकेशन का तो भट्टा ही बैठा दिया, 2% एजुकेशन का बजट रखा है, जबकि जो नई शिक्षा नीति के मुताबिक भी कम से कम 6% का बजट रहना चाहिए। अब आप जो कह रहे हो उसमें सारा डेवलपमेंट के लिए ही इनके पास में जो 2,85,000 करोड़ का जो इन्होंने 1,85,000 करोड़ का जो बजट पेश किया है, उसमें से सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए बचता है सारा। बाकी तो सैलरी, तनख्वाह, ब्याज, 31% तो बजट का जो सकल SGDP है, 31% तो इंटरेस्ट में चला जाता है और फिर उसकी किस्तों में चला जाता है। सारा ही इनके पास में कहीं भी सारा डेवलपमेंट के काम तो पूरी तरह से ठप है। मेट्रो रेल 1 इंच बड़ी नहीं, रेलवे लाइन, यूनिवर्सिटी कोई न बनाई नहीं, मेडिकल कॉलेज कोई बनाया नहीं, स्कूलों में 30,000 पद खाली पड़े हैं। आपको कितने स्कूल ऐसे दिखाएं जो हाई स्कूलों में एक टीचर से काम चल रहा है, एक टीचर है, और हाई स्कूल मैट्रिक तक का है। ये शिक्षा विभाग को तो इन्होंने इसलिए कर दिया कि इसमें पढ़े किसके बच्चे हैं, इसमें गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए उनको पढ़ाने की क्या जरूरत है। 30,000 पद अध्यापकों के खाली कर दिए, कोई उसमें है कहीं टीचर नहीं, बैठने के लिए टाट तक नहीं है, बिछाने के लिए बच्चों के लिए कहीं भी। और वो तो छोड़ो, जो इनके पास में कहाँ वो लाइब्रेरी और लेबोरेटरी और वो तो सब छोड़ो, और तो कई चीज़ को है नहीं।